तो हेलो गाइस। तो अभी जो हमारा चैप्टर है अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग का 5th चैप्टर, श्रव्य के शादी करने का कारण। शनाया को अनोखी की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था, पर श्रव्य से डर से कुछ बोली नहीं और चुपचाप अनोखी का इलाज करने लगी। श्रव्य ने शोभा ने अनोखी को श्रव्य के बारे में आगाह किया और अनोखी की मदद कर वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, दादाजी ने जब श्रव्य को वहाँ नहीं देखा तो शोभा से पूछा, बहू, श्रव्य कहाँ है? पापा जी, वो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। शोभा ने उन्हें नाश्ता परोसते हुए जवाब दिया तो दादाजी बस हल्के से अपने सर हिलाया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अनोखी के बारे में पूछा तो शोभा ने कहा, पापा, वो अपने कमरे में है, मैंने उसे उसका नाश्ता उसके कमरे में दे दिया। तभी सुरेखा अपनी कैंची जैसी ज़बान से चलाते हुए बोली, हाँ हाँ, वो तो महारानी विक्टोरिया जो बन गई है। अब तो उससे नाश्ता खाना सब कुछ कमरे में ही मिल जाया करेगा। अजय सुरेखा की प्लेट में जलेबी रखते हुए बोला, अरे सुरेखा, तुम ये जलेबी खाओ ना। इसे खाने से 2 फायदे होंगे। पहला, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा और दूसरा, तुम्हारी जुबान थोड़ी मीठी हो जाएगी। उसके इस तरह ताने मारने पर सुरेखा घूर कर उन्हें देखने लगी। वही रोहित और रिया सर नीचे कर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। नाश्ता करने के बाद रोहित और रिया भी ऑफिस के लिए निकल गए। आरएस एम्पायर कई फील्ड में फैला हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फैशन इंडस्ट्री, ये 3 बिजनेस उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रोहित मुंबई का फैक्ट्रीज का हैंडल करता है और रिया एक फैशन डिज़ाइनर है जो आरएस एम्पायर के फैशन कंपनी में श्रव्य की हेल्प करती है। आरएस ग्रुप। श्रव्य अपने कैबिन में अपनी आलीशान चेयर पर सर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और जहन में 2 दिन पहले के वाक़े घूम रहे थे। उसके सामने 27 साल का लड़का हाथ बांधे खड़ा बस उससे ही देख रहा था। यह है श्रव्य का असिस्टेंट प्रवीण कुमार। प्रवीण भी दिखने में काफ़ी हैंडसम है। उसका स्क्वायर फेस कट उससे सबसे अलग बनाता है और उस पर उसकी पूरी आँखें उसे कातिलाना लुक देती है, जिससे कसरत और उसके गठीला बदन में वो एक असिस्टेंट के साथ साथ एक बॉडीगार्ड की तरह भी दिखता है। इसलिए तो ऑफिस की कई लड़कियां उसे रिझाने की, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करती हैं, पर आखिर प्रवीण है तो श्रव्य का असिस्टेंट ही, इसीलिए उसका स्वभाव भी कुछ श्रव्य की तरह ही है। उसे भी लड़कियों से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो बस अपने काम और अपने बॉस श्रव्य से। लेकिन श्रव्य और प्रवीण के बीच एक और रिश्ता भी था, वो था दोस्ती का। प्रवीण के पिता आलोक के ड्राइवर हुआ करते थे। जब आलोक सालों पहले सबके साथ रहते थे, तब श्रव्य और प्रवीण की मुलाकात हुई थी और तब से ही वो दोनों साथ हैं। सालों पहले एक हादसे में प्रवीण के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद प्रवीण हमेशा श्रव्य के साथ रहता और परिवार वाले भी उसे अपना बेटा मानते। प्रवीण पिछले 2 दिनों से मुंबई में नहीं था। वो उस काम को करने गया था जिसके लिए श्रव्य ने ये शादी की थी और वो आज ही वापस आया था। वही श्रव्य की बंद आँखों में 2 दिन पहले की सभी बातें घूम रही थी। फ्लैशबैक। श्रव्य अपने
शब्य अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी प्रवीण कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। शब्य ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा तो प्रवीण के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नज़र आ रही थी। उसने आंखों से ही प्रवीण को कहने का इशारा किया। प्रवीण थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, सर वो प्रवीण बस इतना ही कहे जा रहा था। उसे साफ साफ ना बोलते देख शव्य की आंखें सख्त हो गई। प्रवीण ने जब शव्य की उन आंखों को देखा तो वो डर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर कहा, सर वो आलोक शेरगिल को आशा कुंज को उस औरत को के नाम करने वाले हैं। प्रवीण की बात सुन शब्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और पेन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। प्रवीण ने जब उसके गुस्से को देखा तो वो 2 कदम पीछे हो गया और अगले ही पल उसके पीछे टंगी तस्वीर नीचे गिर टुकड़ों में टूट गई। प्रवीण ने उन टुकड़ों को देखा और साथ ही साथ उस पेपर वेट को जो फेंका शव्य ने फ्रेम तोड़ा था। प्रवीण मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो पेपर वेट उसे नहीं लगा, वरना फ्रेम की जगह शायद वो ज़मीन पर पड़ा होता। वही शव्य की आंखें में तो जैसे खून उतर आया। वो अपनी खतरनाक आवाज़ में चीखते हुए बोला, आलोक शेरगिल, तुम्हारी हिम्मत कि तुम वो घर को उस घटिया औरत के नाम करने जा रहे हो। लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई, जो इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो। तभी कैबिन का दरवाज़ा दोबारा खुला और आलोक अंदर आते हुए बोला, जीने की इच्छा का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो मरने की इच्छा रखने वालों में से हूँ। बस मरने वाला अब तक सामने नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तुम ही अपनी इच्छा पूरी कर लो। आलोक की बात खत्म होने के अगले ही पल उसके पीठ दीवार में जा लगी। शब्य आलोक के कॉलर को पकड़ उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस घर को उस घटिया औरत के नाम करने की? आप इतना नीचे कैसे गिर गए? आलोक शेरगिल, वो घर दादाजी और दादी जी ने कितने अरमान और प्यार से बनाया था, और तुम उसे उस घटिया औरत को देने जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शव्य ने आलोक को इतनी जोर से पकड़ा था कि आलोक की सांस लगभग रुकने ही वाली थी। उसका चेहरा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लाल हो गया था। यह देख प्रवीण डर गया। वो तुरंत शव्य को आलोक से छुड़ाते हुए बोला, सर प्लीज़ शांत हो जाए। सर, उन्हें छोड़ दीजिए, वो मर जाएंगे। अगर मरता है तो मर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस बात के लिए तो मैं इनकी जान ज़रूर ले लूँगा, शब्य ने कहा। शव्य लगभग पागल सा हो गया था। वो ना तो कुछ सुन रहा था और ना ही आलोक को छोड़ने का नाम ले रहा था। इसलिए प्रवीण ने चिल्लाकर कहा, लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। आप शोभा माँ को क्या जवाब देंगे? शोभा का नाम सुनते ही शब्य ने तुरंत आलोक को छोड़ दिया। आलोक ज़मीन के सहारे बैठ खांसने लगा। शव्य ने कुछ ही पल उसे पकड़ा था और इतनी ही देर में उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उसकी आंखों से पानी उतर आया था। शव्य गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी लाल आंखों से आलोक की हालत को देख रहा था। उसने गुस्से से कांच की टेबल पर अपना हाथ मारा, जिससे वो चकनाचूर हो गया और शव्य के हाथ से खून निकलने लगा। शव्य के हाथ से खून निकलता देख प्रवीण ने जल्दी से ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और शव्य के हाथ पर पट्टी बांध दी। प्रवीण ने ये काम कुछ ही पलों में कर दिया था, जैसे उसे ये सब करने की आदत थी। कुछ देर बाद आलोक शव्य के पास आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम चाहोगे तो मैं वो घर शोभा के नाम कर सकता हूँ। यह सुन प्रवीण हैरानी से आलोक को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या उसने जो सुना आलोक ने अभी
अभी अभी वही कहा। शोभा कुंज देहरादून वो घर है जिसे दादाजी और दादाजी ने अपनी मेहनत, प्यार और स्नेह से बनाया था और उससे अपने बड़े बड़े बेटे आलोक के नाम किया था। शब्य का पूरा बचपन अपने पूरे परिवार के साथ उसी घर में गुजरा, लेकिन आलोक के धोखे के बाद सब कुछ बदल गया। शब्य ने बहुत कोशिश की कि वह आलोक से उस घर को ले सके, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो आलोक से उसे नहीं ले पा रहा था। वही आज आलोक खुद शब्य से ये कह रहे हैं कि वो इस घर को शोभा के नाम कर देंगे। शब्य एकदम शांत हो गया। उसने शांत लहजे में आलोक से पूछा, और इसके बदले में आपको क्या चाहिए आलोक शेरगिल? आलोक मुस्कुरा उठा। उसने मुस्कुराते हुए शब्य से कहा, तुम सच में मेरे बेटे हो, इसलिए तो जान जाते हो कि मैं तुम सच में मेरे बेटे हो, इसलिए तो जान जाते हो कि मैं क्या और क्यों करने वाला हूँ, और ये भी जान गए कि इसके पीछे भी मुझे कुछ चाहिए। खैर, जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ, तुम्हें शादी करनी होगी, वो भी उस लड़की से जिसे मैं कहूँगा, वो भी मेरे कुछ शर्तों के साथ। प्रवीण को पहले ही से हैरान था। आलोक की ये बात सुन उसे तो जैसे सदमा ही लग गया। वही शब्य भी कुछ हैरान और सवालिया भरे भाव से आलोक को देखने लगा। उसने कुछ पल बाद कहा, और अगर मैं नहीं करूँ तो तुम जानते हो शब्य की क्या होगा। वो घर तो तुम्हारे हाथ से जाएगा ही, लेकिन मैं ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा कि जिससे उस लड़की की शादी रोहित से हो जाए। और तुम यह बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ, किसी भी कीमत पर। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो घर तुम्हें मिल जाएगा। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो कीमत रोहित को चुकानी पड़ेगी और वो घर भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। सोच लो, तुम्हें सोचने के लिए पूरा एक दिन है। कल मुझे अपना जवाब बता देना। इतना बोल आलोक शब्य के कैबिन से चला गया। वही शब्य अपनी जलती नज़रों से बस उन्हें जाते हुए देख रहा था, और प्रवीण वो बेचारा तो अब तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया। आलोक के जाने के तकरीबन 5 मिनट तक शब्य का कैबिन एकदम शांत रहा। शब्य अपनी सोच में गुम था और प्रवीण अपने सदमे में। तभी शब्य ने प्रवीण से कहा, प्रवीण लीव। लेकिन प्रवीण के कानों तक शब्य की आवाज़ नहीं गई, तो शब्य ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, प्रवीण, आई सेड गेट आउट। शव्य के चिल्लाने से प्रवीण अपने होश में आया और हड़बड़ाते हुए कैबिन से चला गया। पूरी रात शव्य आलोक की शर्त के बारे में सोचता रहा। उसे पता था कि अगर वो उसकी शर्त नहीं मानेगा तो उसके हाथ से वो घर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, जो वो नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए उसने आलोक की शर्त मान ली और अगले दिन आलोक को दोबारा अपने कैबिन में बुलाया। अगले दिन आलोक शब्य के कैबिन में सोफे पर बैठा था। प्रवीण सोफे के पास खड़ा था और शव्य एक बड़ी सी खिड़की जो छत से लेकर ज़मीन तक कांच की थी, उसे मुंबई शहर को अपनी खामोश नज़रों से देख रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आलोक ने कहा, काफ़ी समझदार हो तुम, तभी मेरी बात मान ली। लेकिन याद है ना, मैंने कहा था कि तुम उस लड़की से शादी करोगे, वो भी मेरी शर्तों पर। शर्त पर नहीं, सिर्फ शर्त पर। उसकी सिर्फ 2 शर्त पूरी होगी। शब्य ने आलोक को बीच में टोकते हुए कहा और उसकी ओर मुड़ा। शब्य की नज़रों में इस वक्त कोई भाव नहीं थे, ना कोई गुस्सा और ना कोई नफरत। उसने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपनी बात आगे की। आप जिस लड़की से कहोगे मैं उस लड़की से शादी करूँगा, लेकिन आपकी सिर्फ 2 शर्त पूरी होगी। इसीलिए जो भी कहना सोच समझ कर कहना, और अगर आपको ये नहीं मानना है तो मुझे बोल दो, मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर फेंकवा देता हूँ। शब्य की बात सुन आलोक के माथे पर बल पड़ गए। उसे देख
समझ आ उसे देख समझ आ रहा था कि वो शब्य की बातों से परेशान हो गए और फिर वो गहराई से कुछ सोचने लगे। कौन सी दो शर्तें रखेगा आलोक? क्या चल रहा है शव्य के दिमाग में? और क्या शोभा कभी अनोखी को बहू के रूप में अपनाएगी? जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इस पॉकेट नॉवल की स्टोरी में।